जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड मैंने 12 वीडियो यहां पर अपलोड किए हैं और एवरी टॉपिक्स पर अच्छी तरह से मैंने डिस्कशन भी किया है। अच्छी तरह से सभी टॉपिक्स पर मैंने आपको हर एक प्रकार की जानकारी विथ एग्जाम्पल शेयर की है। सो फ्रेंड्स, today we are going to start statistics standard 11 Gujarat board English medium commerce. We are going to start chapter number 3 measures of central tendency। तो आज हम लोग measures of central tendency के कौन कौन से measures हैं, माप हैं, यानी कि केंद्रीय स्थिति के माप कहते हैं उनको। where is mean, arithmetic mean, combined mean, geometric mean, weighted mean, median and its type like quartile, deciles, percentiles and mode को भी आपको यहाँ पर 2 से 3 तरह की मेथड से कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड, एम्पिरिकल मेथड एंड जो लॉन्गेस्ट मेथड है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, मोड सिंप्लीफाई या फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, ऑलरेडी आप लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड मीन, मीडियन, मोड 10th स्टैंडर्ड में आप लोग स्टडी करके आए हो। यहाँ पर जो टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, ये टॉपिक जो है आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है, यानी यहाँ पर थियरी कंटेंट थोड़ा सा ही है। थियरी कंटेंट थोड़ा सा मतलब इसमें जैसे कि कोई भी टॉपिक दिया उसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है और समरी है, उसके अलावा डेफिनेशंस, मीनिंग है, ये सब चीज़ें यहाँ पर तो पढ़ने को मिलेंगी ही। बट साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, प्रैक्टिकल यानी क्वेश्चंस भी हमें क्या है करने रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस टॉपिक्स में क्या क्या है, कंटेंट क्या क्या इसमें पढ़ना है, वो सब चीज़ें मैं आज आपको इसके साथ डिस्कस करूँगा। सो फ्रेंड्स, today's our topic is chapter number 3 measures of central tendency। सेंट्रल टेंडेंसी के जो माप हैं, मेजर्स हैं, उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग रीडिंग करेंगे। देखिए, इस चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग में सर ए.एल. बाउली ने क्या कहा है। चैप्टर स्टैटिक्स में भी में राइटली बी कॉल्ड एज साइंस ऑफ एवरेजेस। स्टैटिक्स को हम क्या कहते हैं, एवरेजेस का साइंस कहते हैं। ये किसने कहा था, सर ए.एल. बाउली ने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, इसके बारे में जानकारी दी थी। इन चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी द कंटेंट इज द फर्स्ट मीनिंग। सेंट्रल टेंडेंसी की मीनिंग क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का अच्छा मेजरमेंट क्या हो सकता है, तो मेजरमेंट में जैसे 3.1 में आप यहाँ पर इसके मीनिंग्स को देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का जो अच्छा मेजरमेंट है वो क्या हो सकता है। आफ्टर डैट इसके जो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है आपका मीन। मीन से रिगार्डिंग मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आफ्टर डैट मीन में ही आपको फर्दर टॉपिक्स आपको दिया हुआ है, कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन। आफ्टर डैट टॉपिक नंबर 3.3.3 ज्योमेट्रिक मीन, मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इज गिवन। Thereafter the topic is the topic number 3.4 measures of positional averages। पोजिशनल एवरेजेस जो होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स टॉपिक दिया हुआ है। इसके भी मीनिंग, इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलेंगे। आफ्टर डैट आता है टॉपिक नंबर 3.5 द मोड्स, मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड मोड बाय ग्राफिकल मेथड। लास्ट का टॉपिक आपका रहेगा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मीन, मीडियन और मोड। यानी कि अब यहाँ पर हमने जैसे स्टडी जब करेंगे तो मीन, मीडियन और मोड में कौन सबसे बेस्ट है, किसको हमें यूज करना चाहिए, सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजरमेंट है उसमें सबसे अच्छा मेजरमेंट कौन सा है, उसके बारे में यहाँ पर हम नॉलेज लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नंबर 3.1 मीनिंग। Topic number 3.1 meaning the large volume of statistical data can be organized by classification and tabulation।
जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, तो डाटा क्या होती है, लार्ज वॉल्यूम में, मतलब बड़े पैमाने पर कलेक्ट होती है, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, और द लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड बाय क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। इसे हमें क्या करना पड़ता है, जो डाटा कलेक्ट की जाती है वह कैसी होती है, रॉ फॉर्मेट में होती है, उसे हमें क्लासीफाइड और टेबुलेटेड करना पड़ता है। द सोर्स सर्टन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन डाटा, द डायग्राम्स एंड ग्राफ्स ड्रॉन फॉर द डाटा सोर्स इट्स ट्रेंड्स एंड पैटर्न। जो डाटा कलेक्ट की जाती है उसको हमें क्या करना पड़ता है, डायग्राम के बेसिस पर, उसको पैटर्न के बेसिस पर हमें क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इट हेल्प्स इन विजुअल इंटरप्रिटेशन एंड कंपेरिजन ऑफ द डाटा। ये विजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए भी अच्छा होता है, डाटा की कंपेरिजन करने के लिए। जो भी डाटा आप कलेक्ट करके लाए हो तो वह डाटा यूजफुल है कि नहीं है, या अदर ईयर की जो पास्ट की जो डाटा है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। We need more concise and numerical representation of the data for further statistical analysis। इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल डाटा जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम क्या कर सकें, स्टैटिस्टिक्स को एनालिसिस कर सकें। लेट्स अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन इलस्ट्रेशन। इसको समझने के लिए एक उदाहरण यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, इससे हम समझेंगे। सपोज अ पर्सन इज प्लानिंग हिज मंथली बजट। यदि कोई बंदा अपना मंथली बजट प्लान कर रहा है, द एक्सपेंसेस ऑन एवरी कमोडिटी इज वेरिएबल विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटी कंज्यूम्ड एंड द मार्केट प्राइस। द एक्सपेंस ऑन एवरी कमोडिटी, कोई भी समाज में रहने वाला व्यक्ति है, सबका जो एक्सपेंस है वो किसके आधार पर चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, कितना वो कंजप्शन करता है, कितनी वस्तुओं का यूज करता है, एंड द मार्केट प्राइस। अब बाज़ार में उस चीज़ वस्तु यानी उसका मतलब जो भी आइटम या चीज़ वस्तु इस्तेमाल करता है उसकी प्राइस क्या है। सपोज ही वांट्स टू डिसाइड द अमाउंट टू बी स्पेयर्ड फॉर मिल्क। सपोज द ही वांट्स टू डिसाइड द अमाउंट टू बी स्पेयर्ड फॉर मिल्क, यानी कि दूध के लिए उसको कितना पैसा देना है। ही हैज़ द वैल्यूज ऑफ मिल्क एक्सपेंसेस ऑफ पास्ट 10 मंथ्स। वो क्या करेगा, पिछले 10 महीने के जो मिल्क के पीछे जो एक्सपेंस किया उसका एवरेज निकालेगा। उसी एवरेज पर से पता चल जाएगा कि एवरी मंथ हमें कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा। ही वांट्स आ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फ्रॉम दीज डाटा टू प्रोवाइड फॉर द एक्सपेंसेस ऑन मिल्क इन हिज बजट। A representative value for more than one set of data can be used for their comparison and further for taking for future decision। A representative value, जो representative value है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेट कर सकते हैं, कंपेरिजन करने के लिए ले सकते हैं, फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए। We will illustrate this by the following situation। Suppose a company wants to compare the sales of two products produced by it। यदि कंपनी अपने दो प्रोडक्ट ए बी ऐसा मान लेते हैं तो उसको क्या करना चाहती है, कंपेरिजन करना चाहती है। द सेल्स वेरी फ्रॉम डे टू डे। सेल्स जो होता है वह कैसा होता है, डे टू डे, पर डे होता है। द कंपनी हैज़ डाटा अबाउट सेल्स ऑफ लास्ट 50 डेज। कंपनी के पास कैसी डाटा है, पिछले 50 दिनों का डाटा उसके पास है। द कंपनी हैज़ डाटा अबाउट सेल्स ऑफ लास्ट 50 डेज। The pattern displayed by the sales of the two products can be compared from the frequency distribution obtained from these data। The pattern displayed by the sales of the two products can be compared from the frequency distribution obtained by this data, but the company needs some exact measures to describe the data of sales of their two products for further conclusion and comparison। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि कंपनी क्या करेगी, एग्जैक्ट मीजर्स उसको चाहिए कि मतलब टू प्रोडक्ट्स में कितना, मतलब क्या है कि 50 डेज में कितना मतलब सेल्स हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, उस पर से कंक्लूजन भी लाना होगा, कंपेरिजन भी करना होगा। इन मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स ड्रॉन फ्रॉम फॉर वेरियस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन one can observe a common pattern that the values of the variables are concentrated around a certain central value। तो जब आप मतलब क्या करते हो कि मतलब कोई वैल्यू आप फाइंड करते हो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर में, तो कंसनट्रेटेड अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू, कोई भी वैल्यू होती है, जस्ट लाइक कि जैसे आपने कोई एवरेज निकाला 2, तो यदि 1.999 के आसपास यदि वैल्यू पहुंचती है तो डैट मीन्स वो 2 के आसपास ही मानी जाएगी। या 2.04 हुआ, 2.10 हुआ तो भी 2 के आसपास ही माना जाएगा।
दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा इज कॉल्ड अ सेंट्रल टेंडेंसी, और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर होते हैं उसे हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के मीजर्स कहते हैं। एंड द सेंट्रल वैल्यू अराउंड विच द वैल्यूज एंड द वेरिएबल्स आर कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड एज मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एन एवरेज वैल्यू। द एवरेज वैल्यू थस कैन बी टेकन एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द होल set of data. It is used for further analysis, interpretation and comparison. Thus an average value कैसी होती है, तो एवरेज वैल्यू के लिए 3 स्टेप्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। द फर्स्ट इज प्रेजेंट द डाटा इन कंसाइज फॉर्म, डाटा को अच्छे फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। सो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा, डाटा के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हेल्प्स इन कंपेरिजन बिटवीन 2 और मोर सेट्स ऑफ डेटा। तो डाटा को क्या करना होता है, आपको 2 या उससे ज़्यादा पार्ट में क्या करना होता है, डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रेजेंट्स द डाटा इन अ कंसाइज फॉर्म, सबसे पहले डाटा को अच्छी तरीके से आप क्या कीजिए, प्रेजेंट कीजिए, उसका प्रेजेंटेशन कीजिए। सो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा, डाटा के स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको आपको क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। हेल्प्स इन कंपेरिजन बिटवीन 2 और मोर सेट्स ऑफ डाटा, डाटा के मतलब क्या कर सकते हैं, 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कंपेरिजन कर सकते हैं। डिफरेंट मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी ऑब्टेन फॉर द कलेक्टेड डाटा, तो जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं उस पर से हम क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के डिफरेंट जो मीजर्स होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। द चॉइस ऑफ द एवरेज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डाटा, द पर्पस ऑफ एवरेज वैल्यू एंड इट्स फर्दर एप्लीकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टॉपिक नंबर 3.2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का जो अच्छा मेजरमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है कि इसका अच्छा कैरेक्टरिस्टिक के लिए इसके मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन से गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सो लेट्स सी द टॉपिक। एन एवरेज विथ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी कॉल्ड एज एन आइडियल एवरेज। तो ये यदि कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी एवरेज में होते हैं तो उसे हम लोग आइडियल एवरेज कहते हैं। इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड रिगिड, यह कैसा होना चाहिए, अच्छी तरह से समझाया हुआ होना चाहिए। वेल डिफाइंड, इसकी परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, यह आसानी से समझ में आ सके इस तरह से होना चाहिए। कैलकुलेशन, गणना की जा सके, कैलकुलेशन की जा सके, ऐसा होना चाहिए। आफ्टर दैट द थर्ड इज इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, ये किसके बेसिस पर होना चाहिए, ये जितने भी इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, डाटा के जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनके बेसिस पर ही यही होना चाहिए। इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर अल्जेब्रिक ऑपरेशन, यह किस पर होना चाहिए, बीज गणित यानी कि अल्जेब्रिक ऑपरेशन, अल्जेब्रिक मैथ से रिलेटेड होने चाहिए। इट शुड बी स्टेबल मीजर, और एवरेज जो होता है वह कैसा मीजर होता है, तो एवरेज जो होता है वह आपका स्टेबल मीजर होता है, स्थायी माप होता है। इट मीन्स डैट द वैल्यूज ऑफ एवरेज फाउंड फॉर डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम साइज फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन शुड बी ऑलमोस्ट सेम, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इट शुड बी स्टेबल मीजर, ये कैसा होना चाहिए, स्टेबल स्थायी माप होना चाहिए। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द एवरेजेस फाउंड फॉर डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम साइज फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन शुड बी ऑलमोस्ट सेम, तो कहीं से भी डाटा जो सैंपल साइज जो सेलेक्ट किया गया वो कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाई अ फ्यू वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल ऑब्जर्वेशन, इसमें ज़्यादा बड़े और ज़्यादा छोटे, मतलब कि ज़्यादा बड़े यानी लार्ज और वेरी लार्ज वेरी स्मॉल ऑब्जर्वेशन का समावेश नहीं होना चाहिए। सो वंस अगेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द फर्स्ट इज इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड रिगिड, यह कैसा होना चाहिए, इसकी परिभाषा जो है स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। थर्ड वन, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, यानी यह सभी डाटा इसमें क्या है ध्यान में लेने चाहिए। सेकेंड नंबर में इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, आसानी से समझा जा सके, कैलकुलेट किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर अल्जेब्रिक ऑपरेशन, यह कैसा होना चाहिए, अल्जेब्रिक ऑपरेशन के लिए मतलब सुटेबल होना चाहिए। इट शुड बी अ स्टेबल मीजर, यह कैसा होना चाहिए, स्टेबल मीजर होना चाहिए। नंबर 6, इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाई अ फ्यू वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल ऑब्जर्वेशन, इस पर सबसे छोटे यानी वेरी स्मॉल ऑब्जर्वेशन और वेरी लार्ज ऑब्जर्वेशन का इसमें इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए।
Next one, we will discuss the following measures of central tendency which are widely used in data analysis. The first one mean, second is median and other positional averages, and the third is mode. तो यहाँ पर आपको mean, median and other positional averages and third one is mode, यहाँ पर इनकी जानकारी आपको दी जाएगी. टॉपिक नंबर 3.3 अरिथमेटिक मीन और मीन. ओनली आपको ऐसा भी आ सकता है, अरिथमेटिक मीन और मीन आ सकता है. तो थोड़ी सी जानकारी अरिथमेटिक मीन क्या है, उसके फॉर्मूले क्या है, उसके बारे में देखते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेजेस. ये एवरेजेस सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है. इट्स मीनिंग, टॉपिक नंबर 3.3.1 अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑब्टेन बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यानी यहाँ पर क्या किया गया है, जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं सभी को आपको सम करना होता है, सभी को जोड़ देना होता है, और जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उससे हमें क्या कर देना होता है, प्लस कर देना होता है. जैसे कि एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार किसका साइन है, यह आपका मीन का साइन है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसके लिए हम सिग्मा एक्स अपॉन क्या करेंगे, एन करेंगे. टोटल ऑब्जर्वेशन इक्वल एन हो जाएगा, और जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको सबको यदि हम प्लस करते हैं 1 + 2 + 3 सच लाइक. यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपको दिया हुआ है 1 2 3 का आपको एवरेजेस फाइंड करना था. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा. तो डैट मीन्स आप क्या करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला हमने नोट कर लिया. एक्स बार इज इक्वल टू यहाँ पर 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3 कर देंगे. तो डैट मीन्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 + 2 + 1 3 2 5 1 6 6/3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. तो इस तरह से जो है यहाँ पर एक कॉमन मीनिंग आपको दिया हुआ है. arithmetic mean is defined as the value of obtained by sum of all observation divided by the total number of observation. The arithmetic mean of variable x is denoted by x bar. और arithmetic mean का जो variable x होता है उसको हमें किससे डिनोट करते हैं, x बार से. इसे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर रॉ डेटा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. ये फॉर्मूला आपको क्या करना रहेगा, सीखना रहेगा. एन इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा. बेयर सिग्मा एक्स आई x1 x2 x3 डैश 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 एन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 + x2 डैश 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 xn. इस तरह से आपको इसको प्लस करना रहेगा. देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है 7 13 4 8 6 9 10 4. इसको आपको यदि एक्स बार जनरेट करना है तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको प्लस कर देना है. कितने टोटल ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं, तो 8 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है. तो डेट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू होगी वह क्या आ जाएगी आपकी, सभी को प्लस करने पर यहाँ पर जो है वैल्यू आपकी आ जाएगी 61 डिवाइड बाई 8 तो 7.63 हो जाएगी. यहाँ पर आपको सभी को प्लस करना है. यहाँ सिंबल जो है माइनस का दिख रहा है तो सभी को आपको प्लस करते जाना है. ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और अरिथमेटिक मीन का जो डेफिनेशन है और फॉर्मूला है उसके बारे में आज हमने नॉलेज लिया, जानकारी ली. नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस, साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन और कंबाइंड मीन, वेटेड मीन के बारे में भी दोस्तों हम अभ्यास करेंगे. तो आज का सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है. दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. ओके, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर.